हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और रीट लेवल 1 के लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपका, वो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो दोस्तों, चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप साथ के साथ अपने जवाब भी देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न है दोस्तों लेवल 1 क्लास 1 से 5 तक का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 प्रश्न होंगे दोस्तों, 30 ही नंबर के होंगे। लैंग्वेज 1 हिंदी, सिंधी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती लेवल लैंग्वेज 1 में होंगे दोस्तों। 30 प्रश्न इसके होंगे, 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज 2 हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती, 30 नंबर इसमें होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के 30 नंबर होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 नंबर होंगे। और समय आपके पास है 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, 150 मिनट है और 150 ही नंबर हैं दोस्तों। तो आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। विकास उद्यम का लक्ष्य है दोस्तों। उद्यम में खतरों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विकास में परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं तथा विनाशात्मक भी हो सकते हैं। तो संभाव्य खतरे होते ही होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ये नहीं है दोस्तों दल समूह में रहने की अवस्था। ये जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है आपकी, वो 3 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक होती है। बालक में समूह बनाने का जो भाव होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में विकसित होता है, न कि पूर्व बाल्यावस्था में। याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला माता संबंधी कारक है। तो दोस्तों ये पोषण भी है, संक्रमण भी और अंतःस्रावी कारक भी, तीनों ही हैं विकास को प्रभावित करने वाले माता संबंधी कारक। तो ऑप्शन डी इसका जो जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान था। आगे देखिए कि सामूहिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन जो है दोस्तों वो है उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन व अधिक सामूहिक अस्थिरता होती है। ये कथन असत्य है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगर निम्न में से कौन सी ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था में होता है। तो दोस्तों ये होता है ओडिपस का भी होता है, इलेक्ट्रा का भी होता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए व बी दोनों का। आपको बता दें दोस्तों, बाल्यावस्था में बालकों में ओडिपस तथा बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती हैं। ठीक है, आगे है व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो सही कथन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति की भिन्नता होती क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में उसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहारगत विशेषताओं के कारण जो अंतर पाया जाता है उसे व्यक्ति की विभिन्नता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों स्थायी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे है कि व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। ये माने जाते हैं दोस्तों हॉटसॉन एवं में, ऑप्शन डी। परिस्थिति परीक्षण विधि व्यवहार परीक्षण का ही अंग होता है दोस्तों। हॉटसॉन एवं मे ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिकीट में इस विधि के अनेक उदाहरण दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, किस शिक्षा शास्त्री का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात योग्यताएं होती हैं जिनसे उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है तथा कोई भी व्यक्ति जन्मजात अच्छा या बुरा नहीं होता। तो ये मानना है मैकरेंको का, ऑप्शन ए। ठीक है, रूसी शिक्षा शास्त्री मकरंको को रूस का जॉन डीवी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो शिक्षणीय वर्ग है दोस्तों 70 से 90 वाला, ऑप्शन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी के सभी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? तो ये किया था दोस्तों डॉक्टर राइस ने। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो है डॉक्टर राइस ने सन 1922 में हिंदुस्तानी बी ने क्रिया स्केल के नाम से प्रकाशित करवाया था दोस्तों, याद रखिए। आगे देखिए कि मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खालिस्तान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो इसका जवाब होगा अधिक स्वस्थ एवं विकसित, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो इसका अर्थ है ऐसे विभागों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि श्रवण में विकृति की माप की जाती है, यानी सुनने में विकृति किसी को हो तो उसकी माप किस मात्रक में की जाती है? ये मापी जाती है दोस्तों डेसिबल में, ऑप्शन बी। आगे है
कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ये करता है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो ये है दोस्तों लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सा था। आगे देखते हैं कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है दोस्तों संतुलन, ऑप्शन सी, उसे कहा जाता है संतुलन। आगे है कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? ये बदल दिया था वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे बाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे बाग के सवालों को देखते हुए वह निश्चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है एवं उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं आ जाती हैं, तब असफलता के भाव के कारण वह अपने आप में विश्वास खो बैठता है तथा उसमें कुंठा या बगनासा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों, असफलता, बगनासा। ठीक है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ये किया सृजनात्मकता के। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांत में बी मोटो वर्धक प्रेरक को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है? यह माना गया है दोस्तों आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत को। ठीक है, आगे है, घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका कारण है? इसका कारण है दोस्तों तत्परता का अभाव। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम को सीखने का मुख्य नियम बताते हुए स्पष्ट किया कि मन में उत्कृष्ट अभिलाषा सीखने में बहुत मदद करती है। जब जिज्ञासा नहीं होगी कुछ करने की तो वो काम क्यों करेंगे? तो इसीलिए जो घोड़ा है उसको तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? दोस्तों, अर्जित प्रेरक जो होते हैं, जो अर्जित किए जा सकते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं, जैसे कि रुचि, आदत, पुरस्कार आदि। तो इसमें दो हैं दोस्तों इसका जवाब।
पुरस्कार भी है और रुचि भी। तो बी और सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। निम्न में से कौन सा समूह मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? यह है दोस्तों क्रोध, भय, प्रेम आदि, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वरचित्र तथा फिल्मों का एकत्रित करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा बच्चों को दी जा सके। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? यह स्तर के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ठीक है दोस्तों, अगला दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक है दोस्तों कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, परीक्षाओं के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन किया जाता है, ये बात सही है दोस्तों। दो परीक्षाओं के माध्यम से अधिक दूरी अंतराल से बालकों पर अधिक दबाव आता है। सतत मूल्यांकन के द्वारा बालकों का दबाव कम किया जा सकता है दोस्तों। आगे देखिए, कक्षा 4 में अध्ययनरत बालक के लिए अंग्रेजी विषय में सीखने का प्रतिफल निम्न में से होना चाहिए। दोस्तों, चाइल्ड कैन रिसाइट सिंपल पोएम्स विद एक्सप्रेशन एंड इंटोनेशन, बिल्कुल सही दोस्तों। पहला, अंग्रेजी विषय के लिए जो है कविताओं का पाठ करना चाहिए। चाइल्ड कैन स्पीक वेरी शॉर्ट एंड सिंपल फ्रेजेज रिलेटेड टू एवरी डे लाइफ ऑफ स्कूल, बच्चे को जो है छोटे छोटे वाक्यांश जो कि आपके सामान्य जनजीवन में उपयोग आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग इंग्लिश में करना चाहिए। चाइल्ड कैन यूज पंक्चुएशन मार्क्स लाइक फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, जो पंक्चुएशन होती हैं दोस्तों, यानी कोमा कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगाना है, ये बच्चे को अच्छी तरह से यूज करने चाहिए। तो तीनों ही बातें सही हैं दोस्तों, ए बी सी। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ऑल ऑफ दी वो। ठीक है, अगला क्रियात्मक अनुसंधान में दोस्तों क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, आगे बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ये नहीं दिया गया है दोस्तों 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का। ऑप्शन डी। ये थे आपके दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा स्तर के संबंध से प्रश्न। अब आते हैं लैंग्वेज 1 यानी हिंदी पर। लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी जिसकी भी हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 31 से 35 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। गद्यांश से कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता।
उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपने जीव, अपनी ज़मीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। तो यह आपका गद्यांश है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न देखिए। 31वां प्रश्न है, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ये नहीं हो विटप। विटप जो होता है वो पेड़ का पर्यायवाची होता है, न कि जमीन का। ठीक है। अगला जीवित का विलोम है। ये दोस्तों मृत, ऑप्शन डी। आगे है कि गद्यांश में आए स्वयं सिद्ध एक आर्थी शब्द का वाक्यांश होगा। तो ये है दोस्तों स्वयं द्वारा सिद्ध किया गया, ऑप्शन ए। यानी स्वयं द्वारा सिद्ध यानी अनुभव किया गया होता है स्वयं सिद्ध। आगे है मिलजुल समास का विग्रह है। ये दोस्तों मिल और जुल, ऑप्शन बी। मिलजुल अगर समास पूछ लेते तो कौन सा होता? ये होता दोस्तों द्वंद्व समास। आगे है कि निम्न में अव्यय है। अव्यय वे होते हैं दोस्तों, वे शब्द होते हैं जो काल, लिंग, वचन आदि के प्रभाव से मुक्त होते हैं। तो इसमें से अव्यय है एक, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे देखिए, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश दोस्तों स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। तो यह आपका दोस्तों पूरा का पूरा गद्यांश दे रखा है। इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। तो प्रश्न देखिए 36वां कि प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित शब्द का तात्पर्य है। रेखांकित शब्द कौन सा है? यही है दोस्तों प्रतिष्ठा। तो इसका तात्पर्य है दोस्तों कृतज्ञता से, ऑप्शन सी, कृतज्ञता से या इज्जत से। ठीक है। अगला है गद्यांश में आए शब्द महत्वाकांक्षाएं, वस्तुओं आदि का एक वचन होगा। ये होगा दोस्तों महत्वाकांक्षाएं का होगा महत्वाकांक्षा और वस्तुओं का होगा वस्तु। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है कि विषय स्थूल व्यक्ति लक्ष्य आदि शब्दों में प्रयुक्त लिंग है। ये है दोस्तों पुल्लिंग, ऑप्शन सी। आगे है कि भौतिक स्थूल लाभ या प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त वचन है। तो ये है दोस्तों बहुवचन, एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं, लुभाते, प्रोत्साहित करते। तो ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे है कि में बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त लिंग है।
ये दोस्तों स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। आगे है देखिए, मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, यह वाक्य है। यह वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी। इसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य होने के कारण वह यह मिश्र वाक्य है दोस्तों। यहाँ की से आरंभ होने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य है, याद रखिए। आगे देखिए कि मैं आपको न बताऊं यह कैसे हो सकता है, यह वाक्य है। यह दोस्तों मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी। ठीक है। बोला है यहाँ ऐसा कोई जो इस शेर को पकड़ ले, इस वाक्य में रेखांकित पाग में कौन सा पदबंध है? यह है दोस्तों विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी। ठीक है। आगे हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। इसका अर्थ है बहुत तेज और दौड़ना। आगे देखिए, किनमें से किसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? दोस्तों आह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें भी सही प्रयोग हुआ है। आह कितना तड़पाया है बच्चे को, ये भी सही है। अरे मूर्ख कभी तो अकल से काम ले, ये भी सही है दोस्तों। तीनों जगह विस्मयादिबोधक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? ये बन जाती है दोस्तों प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो होती है वो प्रत्यक्ष आत्मीकरण पर आधारित होती है, याद रखिए। आगे है कि शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? ये होता है दोस्तों सूत्र विधि में, ऑप्शन बी। सूत्र विधि जो होती है वो पाठ्यपुस्तक प्रणाली का एक रूप होती है। आगे देखिए कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब इकाई उपागम के प्रवर्तक हैं। ये है मोरिसन, ऑप्शन ए। अगला, जब बालक संज्ञा व क्रिया के साथ साथ विशेषण क्रिया सर्वनाम अव्ययों आदि का उच्चारण व उनका वाक्यों में प्रयोग करने लगता है, तो यह उसकी भाषा विकास की कौन सी अवस्था है? यह है उसकी दोस्तों चौथी अवस्था। ठीक है। आगे है
कि लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर उनका अभ्यास कराया जाता है? यह है रूपरेखानुकरण। रूपरेखानुकरण में मुद्रित पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बालक अपनी पेंसिल से मुद्रित बिंदुओं पर लिखकर सीखता है। ठीक है, निम्न में से भाषा शिक्षण की चुनौती नहीं है। ये नहीं है दोस्तों निरस्ता। उपरोक्त में से भाषा शिक्षण की चुनौती निरस्ता नहीं है, वर्ण वेद व सही वर्तनी, मानक व स्थानीय रूप में सामंजस्य स्थापित करना, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि भाषा शिक्षण की विभिन्न चुनौतियां हैं दोस्तों। आगे है निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का गुण कौन सा नहीं है? ये नहीं है सामग्री में आवश्यकता से अधिक बातों का संकलन होना चाहिए। ये गुण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा बिंदु पाठ्यपुस्तक की स्तरानुकूलता से संबंधित है? यह पाठ्यपुस्तक के छात्रों के कक्षा के स्तर के अनुकूल सरल होनी चाहिए, ऑप्शन डी। आगे बहुमाध्यम का कियोस्क सिस्टम किस प्रकार का उपकरण होता है? ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। आगे देखिए, तो मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है मूल्यांकन मापन का अंग है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे मूल्यांकन व मापन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह दोस्तों मूल्यांकन व मापन दोनों के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव है। ठीक है, यह सत्य कथन है। आगे भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। यह कथन सही है। अगला है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ये करना चाहिए छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना, ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ठीक है, आगे उपचारात्मक शिक्षण के लिए पहली आवश्यकता है यह दोस्तों बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के प्रश्न। अब हम करेंगे दोस्तों
लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश के प्रश्न, जिसकी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों ये। देखिए डायरेक्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से 65 है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सही कथन होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो हमें चुनना है दोस्तों। तो पैराग्राफ है कि वन संडे मॉर्निंग आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन ए सबवे इन मुंबई, पीपल वर सीटिंग क्वाइटली, सम रीडिंग इन न्यूज़पेपर्स, सम लॉस्ट इन थॉट, इट वॉज ए काम पीसफुल सीन। तो ये दोस्तों आपका पैसेज पूरा देख लीजिए। तो उससे संबंधित प्रश्न देखिए आप। 61वां है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर इज टू। जो प्राथमिक उद्देश्य है ऑथर का वो है शो ए रेडिकल शिफ्ट इन एटीट्यूड। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए। द वर्ड ओब्लियस मीन्स, तो ओब्लियस का अर्थ होता है दोस्तों अनजान, बेखबर, बेसुध, विस्मरणशील। तो इसका इंग्लिश में अर्थ है दोस्तों अनवेयर। ऑप्शन बी। ठीक है, अगले द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू कंपैशन इज। कंपैशन का अपोजिट वर्ड क्या है? तो कंपैशन का अर्थ होता है दोस्तों करुणा, दया, सहानुभूति, अनुकंपा। और इसका अपोजिट होगा ऑप्शन ए क्रुएलिटी। ऑप्शन ए क्रुएलिटी होती है दोस्तों निर्दयता, क्रूरता, दयाहीनता। ठीक है, आगे देखिए। आई फेल्ट डिफरेंटली, टेंस ऑफ द अबो सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जो ऊपरला टेंस हमें दे रखा है वाक्य का, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किस प्रकार बदल सकता है वो हमें बताना है। तो ये बदलेगा ऑप्शन बी, आई एम फीलिंग डिफरेंटली। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे माई इरिटेशन वैनिश्ड, द सेंटेंस गिवन अबोव हैज़ बीन करेक्टली चेंज इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमें बदलना है दोस्तों माई इरिटेशन वैनिश्ड। तो इसका जवाब होगा डिडंट माई इरिटेशन वैनिश। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला डायरेक्शन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 66 से 70 है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो द एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में चुनना है दोस्तों। देखिए आपको पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, योर एटीट्यूड आर द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच यू व्यू लाइफ। सम पीपल सीम टू हैव गुड एटीट्यूड टुवार्ड्स मोस्ट थिंग्स, सम पीपल सीम टू हैव गुड बैड एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरीथिंग। तो ये आपका पैराग्राफ दोस्तों आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित हमें प्रश्न चुनने हैं। देखिए 66वां क्वेश्चन, द टर्म बैड एटीट्यूड इज यूज्ड फॉर यंग पीपल बिकॉज दे। तो टर्म है बैड एटीट्यूड की वाली, कि बुरा दृष्टिकोण वाली, वो सामान्यतः जो यंग व्यक्ति होते हैं, जवान व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्रयोग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वे ओफन गेट इनटू डिफिकल्टी, क्योंकि वे सामान्यतः वे प्राय कठिनाई में गिर जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे राइट एटीट्यूड्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू। जो राइट एटीट्यूड्स होते हैं, अच्छे दृष्टिकोण,
वो किसके लिए उपयोगी होते हैं? ये होते हैं सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। ठीक है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ये है, आवर एटीट्यूड्स आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आवर बिलीव्स। जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं वो बनाए, निर्माण किए जाते हैं और नियंत्रित किए जाते हैं अपने विश्वासों के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि द वर्ड डेटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स, डेटरमाइन का अर्थ क्या होता है? तो डेटरमाइन का प्रयोग जो है बेसिस में दोस्तों निर्धारित करना या नियंत्रित करने के अर्थ में हुआ है। तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा गोवन, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सम पीपल सीम टू हैव गुड एटीट्यूड टुवार्ड्स मोस्ट थिंग्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, वो अंडरलाइन वर्ड है टुवार्ड्स। तो टुवार्ड्स क्या है? तो टुवार्ड्स एक प्रीपोजिशन है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज। जो गैदरिंग स्किल होती है, जो गैदरिंग क्षमता होती है पढ़ाई के दौरान, वो होती है नोट मेकिंग के लिए, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाइल लिसनिंग मीन्स ए स्टेज। तो ये स्टेज होती है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू ए रिकॉर्डिंग ऑफ ए नेचुरल कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज आर। तो क्राइटेरिया जो होता है वो मूल्यांकन का, वो क्या होता है? जो होता है जनरल इम्प्रेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स एबिलिटी। जो सामान्य इम्प्रेशन होता है, गुण होता है किसी भी विद्यार्थी का, उसकी क्षमता, वो होता है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि विच इज नॉट ए टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन इनमें से कौन सी नहीं है? ये नहीं है दोस्तों इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी व्यक्तिगत सूचनाएं जो हैं किसी भी टीचर की केंद्रित नहीं होती। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज। जो मुख्य उत्तरदायित्व होता है किसी भी भाषाई अध्यापक का एक सुविधादाता के रूप में, वो होता है टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज। टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और फॉर द लर्नर्स, यानी सीखने वाले जो हैं उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ का निर्माण करना
लैंग्वेज को यूज करने के लिए ही होता है लैंग्वेज टीचर का सबसे मुख्य उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए कि टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स ए dramatic scene which shows the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work, and their son receiving. What is the concept conveyed? तो इसमें जो कंसेप्ट है दोस्तों इस वाक्य में ये है रिमूविंग जेंडर बाइस, जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं उनको हटाना। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे while evaluating students responses for reading comprehension, marks may be deducted for error. तो इसमें जवाब होगा दोस्तों कंटेंट। यानी कि क्वेश्चन ये था कि किसी भी कोई भी जो टीचर होता है जब वो किसी भी शिक्षार्थी का पेपर का मूल्यांकन करता है तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए बच्चों के नंबर काट लेता है। तो किस कारणवश जो है कौन सा एरर जो होता है उसमें नंबर काटे जाते हैं, तो वो होता है कंटेंट, यानी कि जो पूछा गया है वो बताया गया है या नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हुआ कंटेंट। ठीक है। आगे टू बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज बेस्ड ऑन, व्यवहारवादी के लिए जो अधिगम होता है वो आधारित होता है, ये होता है इंटरेक्शन पर। ऑप्शन ए, एक दूसरे के साथ सामंजस्य, एक दूसरे से बात करना, इंटरेक्शन करना, ये होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। आगे विच इज नो लॉन्गर ए पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश का भारत में किस प्रकार की स्थिति जो नहीं है, ये नहीं है एक फॉरेन लैंग्वेज की, एक विदेशी भाषा की। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भारत में अपना ली गई है दोस्तों, सेकंड लैंग्वेज का दर्जा इसे भारत में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा फॉरेन लैंग्वेज। आगे गाइड्स रीडिंग इज प्रेफरेबल ओनली व्हेन द लर्नर्स, जो गाइड्स होती हैं उनको पढ़ना की प्राथमिकता दी जाती है जब कोई शिक्षार्थी क्या हो, जब कोई शिक्षार्थी हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज, जिस भी चीज़ की वो गाइड पढ़ रहा है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से पढ़ सकता है। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है कि मल्टीलिंग्विज्म में बी ए ब्लैंक टू लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, जो बहुभाषिकता होती है शायद वह सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए क्या हो सकती है, ये हो सकती है एक इवैल्यूएशन प्रोसेस, मूल्यांकित प्रक्रिया। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। आगे विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड फ्लू, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन में बतानी है दोस्तों जो लास्ट साउंड है वर्ड फ्लू की। तो ऊ की बात किस में आई है दोस्तों, ये आई है ई यू ई में। ऑप्शन ए।
आगे देखिए कि द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यंग इज, यंग वर्ड में जो फर्स्ट साउंड है उसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ये है दोस्तों ईजी, ऑप्शन सी यंग। याद रखिए। आगे देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी, कि विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द साउंड अंडरलाइंड इन द वर्ड वाइज। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? एस ई। तो इसका हमें ट्रांसक्रिप्शन बताना है। ये है ऑप्शन डी ई जी ई, यानी आइज। आगे है कि व्हेन डिड मेलोड्रामाज बेस्ड ऑन अर्बन सिचुएशन बिकम पॉपुलर। जो मेलोड्रामा जो होते हैं जो कि अर्बन यानी कि नगरीय परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, वो पॉपुलर कब हुए? ये हुए थे मिड 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में। आगे देखिए कि हु इज द पोइट ऑफ द एल्गी, ओ कैप्टन माई कैप्टन। कौन कवि है? एल्गी यानी ये होता है दोस्तों किसी का मरणोपरांत कोई पोएम लिखी जाती है तो उसे कहते हैं एल्गी। तो नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये किसने लिखी? ये लिखी दोस्तों वॉल्ट विटमन ने। और डायरेक्शन दे रखी क्वेश्चन नंबर 87 से 88 कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस में चुनना है दोस्तों। देखिए, आई प्रोमिस दैट आई ब्लैंक टू वर्क ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग इन फ्यूचर। तो इसमें आएगा दोस्तों विल गेट। आई प्रोमिस दैट आई विल गेट टू वर्क ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग इन द फ्यूचर, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगर वेन एवर आई ब्लैंक हिम ही मेक्स रूड रिमार्क्स अबाउट मी। तो इसमें आएगा वेन एवर आई सी हिम ही मेक्स रूड रिमार्क्स अबाउट मी। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। आज क्वेश्चन नंबर 89-90 है कि पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। फिगर ऑफ स्पीच में बतानी है दोस्तों। देखिए, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। तो इसमें जो अलंकार है दोस्तों, आपको बताया था जब वाक्य में आपको एज या लाइक दिख जाए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, सिमिली। ठीक है। आगे, ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो इसमें अलंकार है दोस्तों सिमिली, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर एज का यूज हुआ है। तो ये थे दोस्तों आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब आते हैं हम गणित के प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं परंतु एक तर्कपूर्ण भाषा है, गणित की प्रकृति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके बर्ट्रैंड रसेल, गैलीलियो, रॉबिन्स, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों बर्ट्रैंड रसेल का ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है। आगे संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या है?
तो आप देखेंगे कि ऑप्शन डी जो है, यानी 30 और 5 35 हो गया, तो 0.5 5/10 का 52 हो गया, प्लस 700 पॉइंट ये 7/1000 का भाग हो गया। तो आप इसको जोड़ेंगे तब 35 प्लस 0.5 प्लस 0.007 को जोड़ेंगे तो आपका जवाब आएगा 35.507। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। आसान सा था बिल्कुल। ठीक है, आगे जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों समय अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, आगे भिन्नात्मक घातांकों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ये किया गया था दोस्तों निकोले ओरिजम के द्वारा। फ्रांसीसी गणितज्ञ निकोले ओरिजम ने अपनी पुस्तक एल्गोरिज्म प्रयोजनम में सबसे पहले भिन्नात्मक घातांकों का प्रयोग किया। याद रखिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आगे देखिए कि रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। तो हैदराबाद से प्रस्थान समय क्या था दोस्तों, 13 घंटे 15 मिनट। ठीक है, यानी कि 1:15 से 24 घंटे तक कितना समय हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 10 घंटा 45 मिनट। यानी 1 बजा है दोस्तों, ये 1:15, तो 12 बजे तक कितना होगा, 10 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 के बाद यानी कि रात के 12 बजे के बाद 7:30 बजे पहुंची, तो उसमें 7 घंटा 30 मिनट और जुड़ गया। तो हम इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ने के बाद हमारा जवाब आएगा दोस्तों 18 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे आपको दे क्या रखा है दोस्तों, 6 खिलाड़ियों को औसत रन संख्या दे रखी है। तो 6 खिलाड़ियों के कुल रन कितने हो जाएंगे आपके, 36 गुना 6, ये आपके औसत रन आ गए 6 खिलाड़ियों के कुल रन। ठीक है, 36 गुना 6, और 5 खिलाड़ियों के कुल रन कितने होंगे, तो ये होंगे दोस्तों 216 माइनस 16, क्योंकि एक खिलाड़ी तो चला गया है, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो इसमें कितने बचे, 200 बचे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि खिलाड़ी 5 रह गए हैं और हमारे पास औसत 200 हो गया है, तो 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी होगी, 200/5। तो हमारा जवाब होगा दोस्तों 40। तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या हुई दोस्तों 40। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे 55 डिग्री का अनुपूरक कोण होगा। तो अनुपूरक कोण होता है दोस्तों 90-x। तो 55 डिग्री में दे रखा है, 90 - 55 कर देंगे तो हमारा अनुपूरक कोण आ जाएगा दोस्तों 35। इसका जवाब होगा 35 डिग्री है 55 डिग्री का अनुपूरक कोण। आगे देखिए कि आंकड़े 2 4 6 8 10 12 14 16 18 व 20 का माध्य है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हमें कर लेना है 2 + 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 दोस्तों।
ये हमारे पास कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? टोटल है हमारे पास 10 संख्या, बटा 10 कर देंगे तो इनका टोटल जो जोड़ आएगा आपका वो आएगा 110 बटा 10। तो कितना आ गया दोस्तों? समांतर माध्य हमारा 11। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, होल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, होल की लंबाई क्या है? तो मान लेंगे दोस्तों, मानव लंबाई है एल और चौड़ाई है बी यानी ब्रेथ। तो दे क्या रखा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है 5 मीटर अधिक है तो बी प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? लंबाई गुना चौड़ाई में दे रखी है यानी इक्वल टू 750। ठीक है, तो एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी प्लस 5 लिख सकते हैं, तो बी प्लस 5 बी इक्वल टू 750। ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या आ गया? बी स्क्वेयर प्लस 5b माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे। तो b का मान हमारे पास अंत में आएगा दोस्तों 25 मीटर। ठीक है, b का मान कितना आ गया? अंत में 25 मीटर हो जाएगा। और l का मान हो जाएगा, जब इसका मान यहाँ पर टेकेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 30 मीटर। तो लंबाई हो गई 30 मीटर, ब्रेथ हो गई 25 मीटर। तो लंबाई पूछी थी तो ऑप्शन डी इसका जवाब हुआ, 30 मीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि ये बच्चों के मानसिक अनुशासन में सहायक है, क्योंकि ये इसका सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है। तीनों ही बातें हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आगे दिए गए चित्र में यदि कोण ए प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री है, कोण 3 एवं कोण 4 के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कोण ए प्लस कोण प्लस 3 होता है 120 डिग्री। तो कोण 1 बराबर है कोण 3 के। क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, याद रखिए। तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 3 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो हमें दे क्या रखा था? कोण ए प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हैं हम? कोण एक इज इक्वल टू है 120 डिग्री। तो कोण 1 का मान यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कोण 1 बराबर है कोण 3 है, और कोण 3 भी कितना हो जाएगा फिर? 160 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 3 का मान हमारे पास आ गया 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है? कोण 3 एवं 4। हम देखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 4 जो है वो क्या है? एक लाइन पर है तो इसका मान क्या होता है? एक ही रेखा पर हो तो 180 डिग्री इसका मान होता है। हमारे पास कोण 1 का मान है तो कोण 4 का मान कितना होगा? तो कोण 1 कितना था? 60 डिग्री था, 60 लिख देंगे यहाँ पर कोण 1 की जगह। और कोण 4 यहाँ पर बचता है, 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो कोण 4 का मान कितना हुआ हमारे पास? 120 डिग्री हुआ। तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कोण 3 का मान हुआ 60 डिग्री और कोण 4 का मान हुआ 120 डिग्री दोस्तों। आसान सा था। आगे हमारी विद्यालय पाठ्य चर्चा में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए एक युगल आधार वाक्य है। ये दोस्तों किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, ऑप्शन ए इसका जवाब हो दोस्तों।
ठीक है। आगे 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह 10 बजे बजना शुरू करते हैं। वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। तो एक साथ जब आ जाए आपके प्रश्न में तो आपको एलसीएम निकालना होता है दोस्तों। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम 48, 72 और 108 सेकंड का। तो इसका एलसीएम आप देखेंगे कि आपका जवाब आएगा दोस्तों 432 सेकंड। ठीक है, सेकंड 432 सेकंड कितनी होती हैं? 7 मिनट और 12 सेकंड ये होती हैं। ठीक है, तो अभी समय कितना होगा? क्योंकि वो 10 बजे बजी थी तो 10 प्लस 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर वो बजेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला गणित की प्रकृति है, ये होती है दोस्तों तार्किक। आगे है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपये और 14,250 रुपये हो जाती हैं तो ब्याज की दर कितनी है? दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें चौथे और पांचवें वर्ष यानी लगातार जो वर्ष दे रखे हैं चौथा और पांचवा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एक वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास? 14,250 माइनस 12,900, ये हो जाएगा हमारे पास 1,350 रुपये। ये हो गया हमारे पास एक वर्ष का ब्याज। तो 4 वर्ष का कितना होगा? 4 वर्ष का होगा 1,350 गुना 4, ये हमारा आएगा दोस्तों 5400 रुपये। यह आ गया हमारे पास 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना हुआ हमारे पास? तो मूलधन जो होगा वो होगा जो हमें चौथे वर्ष का ब्याज यानी जो राशि दे रखी है वो माइनस 5400, ये हमारे पास आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना हुआ? 7500 रुपये। तो हमारे पास दोस्तों दर है नहीं है, ब्याज है, मूलधन है और समय है। तो हम दर निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हमें निकालनी क्या है? दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ये होता है दर निकालने का फॉर्मूला। ब्याज कितना था? 5400 रुपये हमारा आया था, निकाला था हमने, गुना 100 बटा मूलधन कितना था? 7500 रुपये निकाला था, गुना 4, समय 4 था, 4 वर्ष। तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों 18% वार प्रति वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था दोस्तों बिल्कुल। आगे 14 मजदूर किसी दीवार को 45 घंटे में बनाते हैं तो उसी प्रकार दीवार को 35 घंटे में कितने मजदूर बनाएंगे? तो दोस्तों आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना होता है इसमें। आपको जो ऊपर दे रखे हैं जो उनकी दोनों की गुना 14 गुना 45 और जो पूछ रखा है वो भाग कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो आपका जवाब आएगा 18 मजदूर, ऑप्शन डी। तो अतः उस दीवार को 18 मजदूर 35 घंटे में बनाएंगे दोस्तों, याद रखिए। आगे किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। तो ये आएगा दोस्तों, आप जब निकालेंगे इसको सबसे पहले क्या करेंगे? शेषफल का वर्ग क्या होगा? 3 तिया 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? 9, 6 से भाग कर देंगे इसको, कितना बचा? शेषफल हमारे पास 3 बचा।
तो शेषफल कितना बचा है हमारे पास 3, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उनमें पहले आप शेषफल के वर्ग में संख्या का भाग देकर शेषफल याद करते हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला ये, सबसे पहले शेषफल का हमने वर्ग करना है। ऑप्शन से निकलेगा दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए कि विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वहन करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या बताइए। दोस्तों लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको सीधा सा पता है। माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य में मान लिया 1 रुपया, ये है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, और 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया फिर, ये 40 रुपये हो गया, और विक्रय मूल्य कितना है 40 वस्तुओं का, ये है 50 रुपये। तो मैं लाभ ही होगा दोस्तों, 40 में खरीदी थी 50 में बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। विक्रय मूल्य कितना है 50 है, क्रय मूल्य 40 है, बटा 40 करेंगे गुना 100 करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 25%। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 25% लाभ। ठीक है, आगे देखिए कि गणित विज्ञान का सीन द्वार व कुंजी है, यह कथन है। ये कथन दोस्तों रोजन बेकन का, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला 999 गुना 995 बटा 999 गुना 999 का मान है। तो जो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे आपका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 9,98,996। ठीक है दोस्तों, आगे बिनों की अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षक को क्या प्रयास करने चाहिए। ये प्रयास होने चाहिए उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। आगे है कि प्रगणितीय प्रश्न करने में निपुण है और उसमें किस प्रकार की बहुबोधिकता की दिखता है। ये दोस्तों तार्किक बुद्धि की, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है कि 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। आपने 100 रुपये का नोट देखा होगा दोस्तों, उसके जो नया नोट है उसके पीछे जो है आकृति होती है रानी की वाव की। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 65 से विभाज्य हो। तो ये है दोस्तों 75,075 संख्या, ऑप्शन बी। तो 75,075 जो है वो 65 से विभाज्य है।
ठीक है। आगे देखिए कि गणित को परिभाषित करने वाला कथन है। यह गणित तार्किक विचारों का ज्ञान है, यह आगमनात्मक विज्ञान है, गणित एक प्रायोगिक विज्ञान है। तीनों परिभाषित करने वाले कथन है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त भी। ठीक है दोस्तों। आगे है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि 2 × 3x + 2x दे रखा है आपको, यानी कि जो आयत की लंबाई और चौड़ाई है उसमें अनुपात 3x/2x का है। ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल यानी कि 2 × लंबाई + चौड़ाई, इसका क्या होता है, ये परिमाप होता है। तो परिमाप किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो लिख देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू होगी दोस्तों 2। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों, 6x² हो जाएगा। तो 6 × 4 यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। आगे है कि बिंदु की विशेषता नहीं है। ये नहीं है बिंदु की लंबाई चौड़ाई आकार होता है, ये बिंदु की विशेषता नहीं है दोस्तों। बिंदु में कोई आकार लंबाई चौड़ाई उसकी नहीं होती है, याद रखिए। बिंदु एक संकेत मात्र होता है, वह स्थान विशेष को बतलाता है। अलग अलग बिंदु अलग अलग स्थान को दर्शाते हैं दोस्तों। आगे किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, इस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको सीधा सा बता दे रहे हैं दोस्तों, जब आपको अनुपात दे रखा हो तो जो ज़्यादा होती है उसमें से कम को घटा दें, और जो कम घटाई है वो बटे में कर दें और गुना 100 कर दें। आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों 1/20 गुना 100, 20×5 100 यानी कि 5% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों, सीधा सा है। जो बड़ी संख्या दे रखी है उसमें से छोटी को घटा दें और छोटी संख्या जो घटाई है वो बटे में कर दें और गुना 100 कर दें। आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। आगे हम आगमन विधि से शिक्षण करते समय अग्रसर रहते हैं। इसमें हम अग्रसर रहते हैं विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरणों से नियमों की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से सभी। तो ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब आते हैं दोस्तों EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। 121वां प्रश्न देखिए, पर्वतारोही कृष्णा पाटिल का जन्म स्थान है। ये दोस्तों महाराष्ट्र। पर्वतारोही कृष्णा पाटिल का जन्म जो है 30 अक्टूबर 1989 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने 2009 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का गौरव हासिल किया, याद रखिए दोस्तों। आगे किसी विषय पर अद्यतन सूचना का स्रोत है, ये आपको पता है, ऑप्शन सी इंटरनेट। आगे देखिए कि राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यह दोस्तों जैसलमेर का, ऑप्शन है। कितना है दोस्तों, यह है 38,401 वर्ग किलोमीटर। आगे है कि संगठित रूप से व्यक्ति अपने आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं, उसे कहते हैं सहकारिता। ऑप्शन बी।
आगे है कि सफल शिक्षण कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है जिनका सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सिद्धांत हैं। तो ये सिद्धांत हैं दोस्तों रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि राजस्थान के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजन के संबंध में सत्य उगम चुनिए। जो सत्य उगम है दोस्तों, जो सही कथन है वो हमें चुनना है। तो दोस्तों जो दूध के मालपुए हैं वो पुष्कर में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और तीनों गलत हैं। मिश्री मावा जो है जयपुर में होता है, न कि बीकानेर में। गुड़दानी होती है दोस्तों जयपुर में, न कि जोधपुर में। फीणी जो होती है वो सांबर जयपुर में होती है, न कि चिड़ावा में। और दूध के मालपुए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, पुष्कर अजमेर में। आगे देखिए कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखिए कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। यह होगा दोस्तों एनीमिया से ग्रसित, ऑप्शन डी। आगे है कि पिसीकल्चर क्या है। ये दोस्तों मछली पालन, ऑप्शन बी। अगला है कि पर्यावरण शिक्षण की समस्या के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, पर्यावरण शिक्षण से संबंध स्थापित साहित्य की भारतीय भाषाओं में अनुपलब्धता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभाव होने से इसे महत्व न देना, ये भी सही है। पाठ्यक्रम में पर्यावरण को उचित स्तर प्रदान नहीं किया गया, ये भी सही है। तो तीनों बातें सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा रोक्स भी। आगे है कि भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये रही थी दोस्तों 195 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 195 दिन। आगे मिनीमाता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यह HG प्रदूषण से यानी पारा प्रदूषण से, ऑप्शन सी दोस्तों। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में इस रोग का पता चला था, इसलिए इसका नाम जो है मिनीमाता रखा गया। आगे हमारे राष्ट्र चिन्ह में लिखा हुआ शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन प्राप्त होती दोस्तों भेड़, ऊंट व याक के बालों से, ऑप्शन ए। आगे है कि पर्यावरण दिन की शिक्षा की शुरुआत की जानी चाहिए। ये की जानी चाहिए दोस्तों प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन ए। आगे है कि राजस्थान में कौन सी नदी
राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? ये नदी है चंबल नदी, ऑप्शन सी। चंबल राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों में बहती है। आगे देखिए कि राजस्थानी कहावतों में छोटी सोच वाले व्यक्ति को कहा गया है। ये कहा गया है कबूतर, ऑप्शन बी। आगे देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये होता है बाजरे का। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? ये होता है गंगानगर जिले में, ऑप्शन ए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? तो यह उपरोक्त सभी, यानी कि ISI भी है, FPO भी है और एक मार्क भी, तीनों है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि जल में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम आती है? तो ये आती है कौथन विधि भी आती है, विरंजक चूर्ण विधि भी और ओजोनिकरण विधि भी, तीनों आती हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। आगे प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ये होना चाहिए दोस्तों, शिक्षक द्वारा सतत असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ऑप्शन बी। आगे है सही युग्मों को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो देखिए नेजा जो है वो बील जनजाति से संबंधित है। इंडोनी जो है वो काल बेलिया से संबंधित है। तेरताड़ी जो है वो कामड़ जनजाति से संबंधित है। और वालर जो है गिरासिया जाति से संबंधित है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है। आगे है क्या कपिल मुनि का मेला लगता है? तो ये लगता है दोस्तों कोलायत में, बीकानेर में, ऑप्शन बी। तो इसे बांगड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, कपिल मुनि के आश्रम को। आगे त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों उदयपुर में, ऑप्शन ए। महाराणा राज सिंह की रानी रामरसदे की बनवाई त्रिमुखी बावड़ी है दोस्तों ये। इसको जया की बावड़ी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे नदी व उद्गम स्थल का असंगत युगम है। ये है दोस्तों खारी विवलवाड़ा। खारी जो है दोस्तों उस नदी का उद्गम जो है राजसमंद जिले में बेजराल की पहाड़ियों से होता है, न कि विवलवाड़ा से। तो ऑप्शन सी असंगत है। वो तीनों बिल्कुल सही हैं। बनास खामनौर की पहाड़ियों से, कोठारी नदी
राजसमंद से, और लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से। आगे, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। आगे है कि जल जीवशाला में रखे गए हरे जलीय पौधे विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी हैं? तो ये छात्रों को विज्ञान शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करने में। आगे है कि भारत के पारादीप व कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। तो पारादीप जो है दोस्तों पतन बंगाली खाड़ी में, तथा कांडला पतन जो है कच्છી खाड़ी गुजरात में स्थित है। तो पारादीप जो है वो क्रमशः पूर्वी तट पर और कांडला पतन पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है। 150वां देखिए कि देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। ये था दोस्तों शारदा एक्ट। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर अपनी समस्या लिख दीजिएगा दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो की पूरी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आर्ट्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।